जो टॉपिक है वो आरएलसी पैरेलल सर्किट, जिसको रिजेक्टर सर्किट भी कहा जाता है। सबसे पहले अगर इसके सर्किट डायग्राम की बात की जाए तो हमारे पास दोबारा से वही रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हैं। लेकिन अगर कोई डिफरेंस आरएलसी सीरीज़ और आरएलसी पैरेलल सर्किट में लाई करता है तो वो इनका कॉम्बिनेशन है। वही रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इस केस में, आरएलसी पैरेलल के केस में, एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे पास दोबारा से एक एसी सोर्स है जिधर से करंट फ्लो करेगा। अब जब भी पैरेलल सर्किट होता है तो पैरेलल में के केस में जितना भी करंट सोर्स प्रोवाइड करता है वो इन तीनों हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स पे डिवाइड हो जाते हैं। कितना करंट किस कंपोनेंट में से फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि हर कंपोनेंट उसको इनकमिंग करंट को कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर तो रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो डेफिनेट यहाँ से करंट कम फ्लो करेगा। इसी तरह अगर इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो डेफिनेटली इसमें से कम कर फ्लो करेगा और बाकी दोनों में से ज़्यादा। सो डिपेंड करता है कि करंट कितनी इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है हर कंपोनेंट, उतना करंट हर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। अगर टोटल करंट की बात की जाए तो उसका रिलेशन हमारे पास आ जाता है आई ए सी, जो जहाँ से करंट जा रहा है, इज इक्वल्स टू आई आर स्केयर, जितना इधर से जा रहा है, प्लस आई एल स्केयर प्लस आई सी स्केयर। लेकिन इनका वेक्टर सम है, ये कभी भी डायरेक्टली स्केलर की तरह से ऐड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ दी टोटल करंट जिसका रिलेशन हमारे पास ये लाई कर है। ठीक है, अगर अब हमने देखना है कि रजिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या वो इन फेज़ होते हैं या आउट ऑफ फेज़ होते हैं। जी, सबसे पहले रेजिस्टेंस के केस में बात की जाए तो इंडक्टर जो करंट और जो वोल्टेज है वो इन फेज़ होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के दो वेज़ हैं। या तो एरोज़ की फॉर्म में दोनों की सेम डायरेक्शन लगा दें तो भी ये इन फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक ये वे यूँ होता है कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट पर ये अपने पीक पर पहुँचे और फिर एट द सेम टाइम वो दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन और दोबारा से फिर एट द सेम टाइम वो लोअर एक्सट्रीम पे पहुँच रहे हैं। तो ये दोनों वेज़ हैं इन फेज़ को दिखाने के। रेज़िस्टर के केस में वोल्टेज और जो करंट है वो इन फेज़ होता है। अब ऐसी इंडक्टर के केस में अगर बात की जाए तो इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होती है वो लीड करती है। किससे लीड करती है? करंट से। कितना? बाय 90। तो इसको हम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक करंट की डायरेक्शन इस सिमत में है और सेकंड जो एरो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रही है किससे? करंट से। कितने? 90 के एंगल से। या इसको यूँ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि करंट अपने ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जो वोल्टेज थी वो अपर एक्सट्रीम से, मतलब 90 के चेंज से वहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो बिलो जा रही है तो करंट अबव जा रहा है। तो ये दो वेज़ हैं आउट ऑफ फेज़ दिखाने के अगर वोल्टेज लीड कर रही हो बाय 90। इसी तरह अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के केस में करंट जो होता है वो लीड करता है। ठीक है, किससे? वोल्टेज से, डेफिनेट सी बात है। और कितना? 90 के एंगल से। तो इसके भी दोनों वेज होते हैं, या करंट के अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया जाए, या फिर इसका सेकंड वेज ये है कि करंट को इस अगर वेव की फॉर्म में दिखाना है तो करंट इस तरह अपने पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और वोल्टेज जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। सो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है किससे? वोल्टेज से। कितने एंगल से? कितने से? 90 के एंगल से। तो एक बात की है कि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज़ हैं। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रही है और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग कर रही है। इसी चीज़ को हम कंबाइंड फेज़र डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं कि वोल्टेज और आई आर जो है वो इस सिमत में है इन केस ऑफ रजिस्टर। कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो लीड कर रहा है और इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग कर रहा है। उसको हमने फ्रेजर डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो आई आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ हम आई आर की डेरिवेशन कर सकते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो हमने आई निकालना है। आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। इन केस ऑफ रजिस्टर जो रेजिस्टेंस होती है वो उसको आर ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन केस ऑफ कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस होती है उसको एक्स सी से, दैट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आई सी इज इक्वल टू वी ओवर एक्स सी। और इन केस ऑफ इंडक्टर्स जो रेजिस्टेंस होती है उसको एक्स एल की फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो आई एल इज इक्वल टू वी ओवर एक्स एल।
जब भी रेजोनेंस का अमल होता है एट द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस, इस पैरेलल के केस में जितना करंट कैपेसिटर में से गुजर रहा है उतना करंट इंडक्टर में से गुजर रहा होता है, लेकिन ये इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, सो सिर्फ जो करंट रह जाता है वो आई आर में से गुजर रहा होता है। ठीक है, और हमें यूँ महसूस होता है जैसे सिर्फ ये हमारे पास कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, ये एज ए ओपन सर्किट जहाँ पे कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करते, यूँ हमें महसूस होता है एट द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस। सो द मिनिमम करंट आई आर फ्लोज फ्रॉम रजिस्टर, और बाकी दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर देते हैं। ये वजह है कि पैरेलल के केस में करंट जो है रेजोनेंस के पॉइंट पर मिनिमम फ्लो करता है। इसी तरह अगर हम दूसरा तरफ से देखना चाहते हैं तो हम इस जो हमारे पास टोटल करंट की इक्वेशन आई थी, इसमें आई एल और आई सी इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तो जस्ट जो करंट आई ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर रह जाएगा। स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो आई ए सी इज इक्वल टू आई आर, जस्ट आई आर फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, ये वो वजह है या ये रीज़न है कि पैरेलल के सर्किट में आर एल सी पैरेलल सर्किट में मिनिमम करंट फ्लो करता है एट द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि आई एल और आई सी इक्वल और ऑपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके बाद सेकंड हमारा टारगेट है, हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना होता है। इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हम एक पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम करंट फ्लो करता है। वो फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो भी करंट बढ़ता है, और इस फ्रीक्वेंसी से करंट को फ्रीक्वेंसी को कम करो, रेजोनेंस से फ्रीक्वेंसी को कम करो तो भी करंट राइज करता है। सो ये कर्व हमारे पास उस केस में आता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये जो एक्स एल की वैल्यू है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स सी। किस तरह से, और जो हमारे पास सर्किट होता है वो एज अ इंडक्टिव सर्किट बिहेव कर होता है। किस तरह से, हम अगर एक्स एल का फार्मूला देखें तो एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ओमेगा की जगह हम अगर जहाँ पे 2 पाई एफ लिखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है, तो ओमेगा और एक्स एल आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। सो हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्स एल ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू एक्स सी। और एक्स सी कम क्यों होगा? अगर एक्स सी का हम फार्मूला देखें, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी होता है। हाई फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा की वैल्यू कम है, ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है, तो एक्स सी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एक्स सी कम, फ्रीक्वेंसी कम एक्स सी ज़्यादा। ठीक है, तो एक्स सी कम होगा और एक्स एल ज़्यादा होगा एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को हम सर्किट में अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहते हैं तो हम यूँ शो करते हैं कि रेजोनेंस के अमल पर एक्स एल और एक्स सी बराबर है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने एक्स एल लिख दिया, और लो फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने रेजोनेंस से फ्रीक्वेंसी जब कम की है तो वो एज आ कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करता है, और जब रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो वो एज आ इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमने आरएलसी सीरीज़ केस में कंबाइंड अपोजिशन का रिलेशन फाइंड किया था। अब हम पैरेलल के सर्किट में कंबाइंड एडमिटेंस का रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम दो चीज़ें पहले देखेंगे। ठीक है, जिसका इस टॉपिक के साथ तो लिंक नहीं है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही लाई करता है। इन केस ऑफ सीरीज सर्किट जो आर इक्विवेलेंट होती है वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फर्स्ट कंपोनेंट प्लस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेकंड कंपोनेंट प्लस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय थर्ड कंपोनेंट की इक्वल होती है। लेकिन अगर हम पैरेलल के केस में देखें तो ये सारी चीज़ें इन्वर्स रेसिप्रोकल हो जाती हैं। 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। जो रेजिस्टेंस होती है और इम्पीडेंस, वो दोनों हम रेजिस्टेंस की बात करें या इम्पीडेंस की तो सेम ही बात होती है, क्योंकि इम्पीड करने के मतलब भी होता है कि रेजिस्ट करना, रोकना। ठीक है, तो हम अगर रेजिस्टेंस आर की जगह जी की फॉर्म में ले आए इस सारे रिलेशन को, 1 ओवर जी टोटल जो इम्पीडेंस ऑफर हो रही है, तो टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 1 ओवर आर वन की जगह 1 ओवर जी वन प्लस 1 ओवर आर टू की जगह 1 ओवर जी टू प्लस 1 ओवर आर थ्री की जगह 1 ओवर जी थ्री। ठीक है, सो यहाँ पे जो आर 1 ओवर जी वन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रजिस्टर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है किसको, टू इनकमिंग करंट को। ठीक है, सो 1 ओवर जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर एक्स एल प्लस 1 ओवर एक्स सी। यहाँ पे जो 1 ओवर आर है, आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर बाय जी रजिस्टर, और Z2 की जगह XL है और Z3 की जगह XC। ये हमारे पास इम्पीडेंस की फॉर्म में आ गई है। लेकिन हम एडमिटेंस निकाल रहे थे तो इम्पीडेंस का उलट 1 ओवर C इज इक्वल्स टू वाई होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन बी में
1/z की जगह y को पुट कर दिया। सो y इज इक्वल टू 1/r, बाकी राइट हैंड साइड वही की वही रही है। और अगर हम इसको भी y की फॉर्म में लेके आना है, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, दिस होल टर्म इज इक्वल टू y1, दिस होल टर्म इज इक्वल टू y2 एंड दिस होल टर्म इज इक्वल टू y3। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी आ गई है। अब हम y का फार्मूला निकालना चाह रहे हैं, y मतलब एडमिटेंस का फार्मूला निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 1/xc जो है वो लीड करता है 1/r से बाई 90, ठीक है। इसी तरह 1/xl जो है वो लैग करता है 1/r से बाई 90। तो ये हमारे पास इसके फ्रेजर डायग्राम आ गया है। हम y की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, हम y का फार्मूला निकालना चाहते हैं। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उस वक्त 1/xc क्या होगी और 1/xl क्या होगी, कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी और कौन सी कम होगी। तो उसके लिए हमें पता है कि xc इज इक्वल टू 1/ωc होता है, और 1/xc अगर हम इसी का रेसिप्रोकल ले लें 1/xc इज इक्वल टू ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा। सो 1/xc इज इक्वल टू ओमेगा सी। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो 1/xc की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। ये जो ओमेगा है ये 1/xc के साथ पूरे टाइम के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, और जब ये कम होगा तो ये पूरे टाइम भी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास XL की अगर बात की जाए, इसी तरह अगर XL की बात की जाए तो XL का फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। लेकिन हमें 1/XL की टर्म निकालनी है कि वो किसके इक्वल 1/XL करना है, तो ये भी 1/ωL हो जाएगा, ठीक है। सो जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये सारी टर्म कम होगी, ठीक है। और जब ये कम होगी तो ये सारी टर्म ज़्यादा होगी, मतलब ये दोनों ओमेगा और 1/XL आपस में इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। तो हमने इसी लॉजिक को यूज़ किया कि हाई फ्रिक्वेंसी पर 1/xc की वैल्यू हाई फ्रिक्वेंसी पर ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एक्स 1/xl। तो अगर ये पूरी टर्म 1/xc को रिप्रेजेंट कर रही है तो इस एरो की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू 1/xc, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पर 1/xc ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1/xl। तो ये बड़ी टाइम में से इतनी छोटी सी अगर निकाल दें तो ये जो रिमेनिंग इसका कंपोनेंट है वो 1/xc माइनस 1/xl को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/xc माइनस 1/xl और स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसी चीज़ को यूज़ करके हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो एडमिटेंस हमारे पास आ रही है, आ गई है पूरा सर्किट जो एडमिटेंस इसको ऑफर कर रहा है टू द करंट कि हाँ उस सर्किट में से गुजरे वो एडमिटेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे कि XC की जगह उसका फार्मूला 1/ωc पुट कर दें और XL की जगह उसका फार्मूला ωL पुट कर दें, ठीक है। और इसको अच्छा, अब लास्ट जो हमने चीज़ फाइंड करनी है RLC पैरेलल सर्किट में वो है रेजोनेंस की, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला, ठीक है। हमने सीरीज़ के केस में XC इज इक्वल टू XL पुट किया था। जितनी इंडक्टिव रिएक्टेंस थी उतनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी इन द केस ऑफ सीरीज़। लेकिन पैरेलल के केस में 1/xc इज इक्वल टू 1/xl को पुट करना है, ठीक है। और उसके बाद इनके फार्मूला पुट करते हैं 1/xc का फार्मूला पुट करें और इसी तरह XL का फार्मूला पुट करें। XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है और XL इज इक्वल टू ωL होता है। इसको सिंप्लीफाई करके ओमेगा की फॉर्म में लें, ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना, ओमेगा इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ LC और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी 2π f इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ LC। यहाँ से f हम लोगों ने सेपरेट करना है तो 2π इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ LC। ये वो फ्रिक्वेंसी होगी जिस पर मिनिमम करंट फ्लो करेगा। दिस इज़ द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और इसका फार्मूला हमारे पास सीरीज़ वाले जैसे ही होता है, लेकिन स्टार्टिंग इसकी डिफरेंट है। उधर हमने XC इज इक्वल टू XL किया था, इधर 1/xc इज इक्वल टू 1/xl किया, उसके बाद XC और XL का फार्मूला पुट किया। और एक केस जो RLC सीरीज़ और RLC पैरेलल सर्किट में डिफरेंट है, वो RLC सीरीज़ सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम थी। अगर कोई चीज़ इम्पीड का मतलब होता है रेजिस्ट करना, रेजिस्ट अगर कम कर रही है तो करंट डेफिनेट ज़्यादा उसमें से फ्लो करेगा। और अगर इम्पीडेंस इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इम्पीड अगर कोई चीज़ दैट इज़ अपोजिशन ज़्यादा ऑफर कर रही है तो अल्टरनेटिवली उसका जो करंट है वो मिनिमम फ्लो करेगा, ठीक है। इम्पीडेंस और करंट अपोजिटली आपस में रिलेट करते हैं। सो दिस इज़ इट।
आरएलसी पैरेलल सर्किट के पीछे थ्योरी ये थी। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का वे भी आरएलसी सीरीज सर्किट की तरह है। वैसे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाता है और वो पॉइंट नोट, इस पॉइंट पे मिनिमम करंट फ्लो करता है, उस फ्रिक्वेंसी को नोट किया जाता है, वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होता है। फिर उस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की जाती है और ये ग्राफ बनाया जाता है, और उस फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से बढ़ाया जाता है और ये ग्राफ बनाया जाता है। ये हमारे पास रिस्पॉन्स आता है जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब मैक्सिमम करंट फाइंड कर लिया जाता है, जो भी फॉर एग्जांपल वैल्यू लेट्स सपोज 25 आई है, तो उसको डिवाइड किया जाता है इसके रूट ऑफ 2 से। जो भी वैल्यू आएगी उसको वाई एक्सिस पे हम पॉइंट आउट करते हैं और फिर इधर से एक डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रा करते हैं कि वो इस ग्राफ को जाके टच करे। जिस पॉइंट पे पहले यहाँ पे टच करेगी ये F1 की वैल्यू है, जिधर जाके ग्राफ को सेकंड पॉइंट पे टच करेगी ये F2 की वैल्यू है। इसको फिर हम वर्टिकली एक्सटेंड करते हैं। दिस इज़ द F2, दिस इज़ द F1, और डेल्टा F जो होता है वो F2 माइनस F1 होता है। और इसी तरह इस केस में हमारे पास मिनिमम करंट को फाइंड कर दिया जाता है और फिर मिनिमम करंट को मल्टीप्लाई किया जाता है स्क्वायर रूट 2 से। जो भी वैल्यू आएगी उसको वाई एक्सिस पे हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। फिर इधर से एक डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टली पहले ड्रा करते हैं, फिर जिस पॉइंट पर इसने इधर टच किया है इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइन, और इस तरह जहाँ पे इधर इसने टच किया इसको वर्टिकली इधर। दिस इज़ द F2 एंड दिस इज़ द F1, और फिर F2 माइनस F1 करके डेल्टा F फाइंड किया जाता है। सो एक दोनों में डिफरेंस ये भी है कि आई मैक्सिमम डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 किया जाता है इन केस ऑफ सीरीज़ में, और इन केस ऑफ पैरेलल में आई मिनिमम जो भी मिनिमम करंट आया मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2 किया जाता है और फिर F1 और F2 की वैल्यू फाइंड की जाती है।